स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। एक्चुअल में ऑर्गेनिक का तो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है हेलोएल्केन हेलोएरीन। आपको चैप्टर के नाम से ही लग रहा होगा कि हेलोएल्केन हेलोएरीन दो पोर्शन है। हेलोएल्केन मीन्स है एलिफैटिक की बात करेंगे जो ओपन चैन होते हैं खुली श्रृंखला, और जो हेलोएरीन है वो एरोमेटिक होंगे। तो हेलोएल्केन हम स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि हेलोएल्केन हेलोएरीन में पहले हेलोएल्केन को स्टार्ट करेंगे। और हेलोएल्केन में भी क्या होगा आपको पता ही है, मैंने जैसे आपको भले ही वो 11th केमिस्ट्री के चैप्टर हैं एल्केन एल्केन एल्काइन, लेकिन मैंने आपको 12th में भी उसको पढ़ने के लिए बोला है और अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट में एल्केन एल्केन एल्काइन को कंप्लीट कराया है ठीक से। वहां पर जितनी भी ट्रिक वो आई हैं उनको आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा रिएक्शन लिखने में और उसको करने में। तो आज हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे हैं हेलोएल्केन हेलोएरीन को, तो इसमें भी दो पोर्शन में से जो पहला पोर्शन है हेलोएल्केन, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हेलोएरीन को कंप्लीट करेंगे और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और फिर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है। इस टाइप से पैटर्न रहता है हमारा। तो मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित बताऊंगा, सारी चीजें, कुछ भी जो जैसा कि मैं कहता भी हूं कि आप बिल्कुल लाइन टू लाइन अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए। या जो भी आपके लिए, जो एनसीईआरटी के अलावा कोई आपके पास अगर हेल्पिंग बुक साइड बुक है तो उसको भी लाइन टू लाइन पढ़िए। जो मैं नोट्स यहाँ से प्रिपेयर करा रहा हूँ उनको लाइन टू लाइन पढ़िए। तो जब हम एक एक वर्ड पढ़कर जाएंगे तो कोई भी ऐसे डाउट या कोई प्रॉब्लम हमें नहीं रहेगी जिससे कि बोर्ड एग्जाम में हम ठीक ना कर पाए और कंपटीशन एग्जाम में ठीक ना कर पाए। तो देखिए, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कंपटीशन सोचकर ही पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में तो आप अच्छा, आपका परफॉर्मेंस होगा ही होगा, साथ में कंपटीशन में भी होगा। तो आज हम इस 12th केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एक्चुअल में उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हेलोएल्केन को स्टार्ट करेंगे। और हेलोएल्केन में भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, उसका सामान्य परिचय। क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस जब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था तो यही बताया था कि हम पहले उस चैप्टर के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियों की बात करते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, ठीक है ना, और फिर एक्सरसाइज आती है। तो पहले हम हेलोएल्केन के सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ हेलोएल्केन होता क्या है। आपको मैंने IUPAC में एक प्रतिस्थाई समूह सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के रूप में इस हेलोएल्केन को पढ़ाया था। और इस हेलोएल्केन में मैंने आपको ये कहा था कि एल्केनों को हेलो कह दें। मीन्स जब आप एल्केनों का, एल्केन क्या होता है भाई, RH होता है, ठीक है ना। तो एल्केनों को अगर आप हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं, और हेलोजन माने X2 माने ClBrI Cl2Br2I2, तो जब आप एल्केनों को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि एल्केनों का एक हाइड्रोजन, और ये पता ही है आपको कि सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो सूर्य के प्रकाश में इन द प्रेजेंस सनलाइट ही रिएक्शन हेलोजन से कर पाते हैं। और कैसे करते हैं कि एल्केनों का जो हाइड्रोजन परमाणु है, जो हाइड्रोजन एटम है, वो हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, तो HX बनेगा और ये अल्काइल बचता है, और जो दूसरा हेलोजन है वो यहाँ कर लगता है, माने ऐसे RX + HX। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी को बोला जाता है हेलोएल्केन। ये है आपका हेलोएल्केन, ठीक। तो एल्केनों को जब आप हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब हेलोजन एल्केनों के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं और जो बना उत्पाद होता है वो हेलोएल्केन कहलाता है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है हेलोएल्केन का, वो क्या होता है, RX होता है, ठीक है ना। तो जो हेलोएल्केन होते हैं वो एल्केनों से बनते हैं और एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इट इज कॉल्ड हेलोएल्केन। माने एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों के हेलोजन की सहायता से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो हेलोएल्केन है। और ये एक IUPAC के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होता है, प्रतिस्थाई समूह है। सामान्य सूत्र मैंने इसका लिखा आपको, जनरल फॉर्मूला RX होता है। इसका अगर IUPAC नेमिंग करें तो मैंने आपको IUPAC वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। करते क्या है कि इसकी साइड से आप काउंटिंग कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह नहीं लगा है, माने यही लगा है अगर नाम में, तो और फिर जिस नंबर पर ये होता है उसके नंबर के साथ एल्केन लिख देते हैं। तो देखिए, इस टाइप से ये हेलोएल्केन होते हैं। हेलोएल्केन के अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकते हैं, देखिए, एक कार्ब लगाकर अगर आप Br लगाएं, बैलेंस ही कंप्लीट करें, CH3Br, CH3Cl भी हो सकता है, CH3I भी हो सकता है, एक कार्बन का हुआ। अगर आप कार्बन इंक्रीज करें
बी आर लगाएं, बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे, CH3CH2Br। और ऐसा नहीं है ये आज आ रहा है, पहली बार आ रहा है हेलो एल्केन में। जब मैंने आपको एल्केनो का केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केनो के रासायनिक गुण बताए थे, तब वहां पर मैंने बताया था और ये हेलो एल्केन बना था। तो मैंने वहां और बहुत सारे हेलो एल्केन की हेल्प से मैंने एल्कीन बनाकर आपको दिखाई है, QH एल्कोहलिक इन पर जब लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज बड़ा नया नवेला साहब हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, पहले एल्केन, एल्केन, एल्काइन में इसका जिक्र हो चुका है। इस पर हेलो एल्केन पर मैंने QH एल्कोहलिक लगाकर एल्कीन बनाना बताया था, इसी हेलो एल्केन पर QH एक्वस लगाकर एल्कोहल बनाना बताया था। तो ये वही हेलो एल्केन है, कोई नई बात नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा होगा तो ये सब हेलो एल्केन के एग्जाम्पल है। इनकी नेमिंग वगैरह भी मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन अभी जब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का वर्गीकरण, उसमें मैं बताऊंगा भी वो बातें सब। तो वैसे इसका नाम अगर देखें तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मैथिल ब्रोमाइड, ये मैथिल क्लोराइड है, ये मैथिल आयोडाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, ये क्यों आइसो वगैरह है, ये सब आएंगे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए हेलो एल्केन का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जब 2 हेलोजन लगे होंगे, हेलो एल्केन का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जब 3 हेलोजन लगे होंगे। तो अलग अलग टाइप के हेलो एल्केन होते हैं जो कि इसके बाद हमने पढ़ने हैं। तो ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। इन सब के नेम जब मैं आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तब आ जाएंगे। फिलहाल आप जितने कार्बन लगाकर हेलोजन लगा सकते हैं IBr के साथ, तो ये सब हेलो एल्केन ही होते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। क्या लिखा है इसमें? जब एल्केनों की क्रिया हेलोजन माने ClBrI से होती है तब बने उत्पाद हेलो एल्केन कहलाते हैं। या ये लिख भी सकते थे आप परिभाषा में, डेफिनेशन में, जब एल्केनों की क्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इन द प्रेजेंस सनलाइट होती है, तब बने उत्पाद हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका जनरल फॉर्मूला RX होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने रिएक्शन समझाया और फिर ये एग्जाम्पल दे कितने लिखे हैं, सब ये हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं। इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। हेलो एल्केन का परिभाषा हमने पढ़ लिया, उसके उदाहरण देख लिए। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, माने हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बात करते हैं हेलो एल्केन के वर्गीकरण को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन के वर्गीकरण से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को हम जब बांट रहे होते हैं, तो बांटने का कोई आधार रखते हैं, कोई बेस हमने रखना होता है कि हम किस आधार पर चीजों को बांट रहे हैं। ठीक है ना? देखिए जब हम हेलो एल्केन को बांटेंगे तो हेलो एल्केन को बांटने का जो आधार रखेंगे वो रखेंगे हेलोजन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि माने किस हेलो एल्केन में कितने हेलोजन एटम है। इस आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप है वो है मोनो हेलो एल्केन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में ये लिखा है मैंने, हेलो एल्केन के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, माने नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं, तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। किसी हेलो एल्केन में कितने हेलोजन एटम है, इस बात को आधार मानकर हेलो एल्केन 3 प्रकार के रखे गए हैं। उनमें से पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? देखिए मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन एटम होगा, ओनली एक हेलोजन परमाणु होगा, उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देखिए मैं अब लिख देता हूं, कार्बन लगाया हमने, Cl लगाया, एक हेलोजन है, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो 1 और 3 4, CH3Cl। वैसे इसका नेम क्या होता है आपको पता ही है, पहले मैंने बताया मैथिल क्लोराइड, जिसको आप मिथाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। सब इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी में लिख रहा हूं। जो इंग्लिश में इसको देख रहे होंगे, मतलब जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको वो इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में जो लिखा है इसका मतलब हिंदी का जो ये लिखा है मैंने वर्ड, तो ये है इंग्लिश का ही, तो मैथिल क्लोराइड ही उनको इंग्लिश में लिखना है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन एटम है। इससे बड़े कार्बन का अगर हम लिखें, 2 कार्बन का माने बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो 1 और 3 4, 2 और 2 4। तो देखिए ये एथिल बोलेंगे और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड है, ये भी मोनो हेलो एल्केन का ही एग्जांपल, क्योंकि इसमें भी हेलोजन एटम कितना है? एक है, एक ही हेलोजन परमाणु है। अगर हम 3 कार्बन का कोई एग्जांपल लिखें, बैलेंसिंग कंप्लीट करें, CH3 CH2 CH2 Cl, तो आप देखिए 3 कार्बन का भले ही है लेकिन हेलोजन परमाणु तो एक ही है। इस बार चलिए Br लगा लेते हैं। भैया आप बोलेंगे ClC पता नहीं क्या लगा हो रहा है, तो Br लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। नॉर्मल क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चैन है, सीधी श्रृंखला को नॉर्मल वर्ड लिखते हैं आप। तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसमें भी एक ही हेलोजन एटम है। अगर मैं 3 कार्बन को ही
लेकिन Br यहां पर लगा देता हूं, ये देखिए, तो इसको आइसो बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। वो अभी इसके बाद जस्ट समझ में आएगा टॉपिक, हालांकि मैंने पहले के लेक्चर्स में बता दिया है डिग्री निकालना, लेकिन वो जब हम एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे अभी उसमें आएगा ये बात। इसका नेम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ऐसे ही 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये जितने भी कार्बन आप बढ़ाते जाएं, लेकिन हेलोजन परमाणु की संख्या कोई एक रहेगी, एक ही हेलोजन परमाणु उस हेलोएल्केन में होगा, तब हम उन्हें मोनोहेलोएल्केन बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन मैंने लिखा है, वे हेलोएल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, केवल एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उनको हम मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। those हेलोएल्केन in which only one halogen atom is present is called monoheloalkane। एग्जाम्पल आपके ये लिखे हैं, यहां पर देखिए एक हेलोजन एटम है, एक है, एक है, एक है, और हेलोएल्केन इसलिए है क्योंकि हेलोजन है, तो एक ही हेलोजन है, तो इनको हम मोनोहेलोएल्केन कहेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा जो टाइप है मोनोहेलोएल्केन का, हेलोएल्केन का, तो दूसरा टाइप है डाइहेलोएल्केन। डाइहेलोएल्केन से ही क्लियर हो रहा है, डाई माने 2 हेलोजन एटम, तो ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उनको हम डाइहेलोएल्केन बोलेंगे। एग्जांपल मैं आपके सामने बना देता हूं, देखिए मैंने एक ही कार्बन लगाकर 2 Cl लगा दिए, यहां पर Cl2 लिख दिया, वैलेंसी कंप्लीट करें तो CH2Cl2। आपको पता भी होगा जब हम मैथेन का क्लोरीनीकरण करा रहे थे तब ये बना भी था वहां पर, जब आप मैथेन का 2 बार हेलोजन करा देंगे, हेलोजनेशन कराएंगे, हेलोजनीकरण, तब ये 2 हेलोजन आ जाएंगे, तो डाइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम होता है। अगर आप 2 कार्बन लगाकर एक Cl यहां लगा दें और एक Cl इस पर लगा दें, 2 और 2 4, 2 और 2 4, इसको एथिलीन डाइक्लोराइड बोलते हैं। आप 3 कार्बन लगाएं, एक Br भाई यहां लगा दें और एक Br यहां लगा दें, CH3 CH CH2। इन सबकी IUPAC नेमिंग मैंने आपको IUPAC वाले लेक्चर में बताई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे इसका नेम होगा 1,2,3 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो आप देखिए इसमें भी 2 हेलोजन है, इसमें 2 हेलोजन परमाणु है, इसमें 2 हेलोजन परमाणु है, ठीक है ना। तो ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु होंगे, 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम डाइहेलोएल्केन बोलते हैं। एग्जांपल में ये लिखे हैं, नाम मैंने आपको बता दिया है, तो जो मैं बोल रहा हूं उससे नोट कर लीजिए। इसको हम 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, इसको 1,2 डाइक्लोरोइथेन या एथिलीन डाइक्लोराइड, और इसको 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ऐसे ही हेलोएल्केन के वर्गीकरण में जो तीसरा टाइप है ट्राइहेलोएल्केन इसको बोलते हैं। ट्राइहेलोएल्केन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु होंगे उन्हें हम ट्राइहेलोएल्केन बोलेंगे। और इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है CHCl3, क्लोरोफॉर्म इसको बोला जाता है। ये हमारे सिलेबस में भी आएगा, जब हम मतलब हमारे सिलेबस में है, जब मैं हेलोएल्केन अभी आगे को जब बढ़ेगा तो ये हमारे सिलेबस में, इसको हम क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने Cl के एग्जाम्पल भी लिखे, Br के भी लिखे, I का नहीं लिखा है, तो मैं I का भी लिख देता हूं। चलिए CHI3, इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म ऐसे ही आइडोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है CHBr3। आप देखिए इसमें भी 3 हेलोजन है, इसमें भी 3 हेलोजन है, इसमें भी 3 हेलोजन है, माने 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है और 3 आयोडीन है, तो 3 हेलोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ट्राइहेलोएल्केन का एग्जांपल है। और डेफिनेशन में लिखा भी है, वे हेलोएल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं ट्राइहेलोएल्केन कहलाते हैं, जो कि लिखे डाई में लिखा था, देखिए वे हेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से जो हेलोएल्केन का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। यहां पर एक बात और आपको क्लियर करता चलूं, देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये ट्राइहेलोएल्केन लिखा ही है, कुछ बुक में वो मोनो डाई ट्राई के अलावा एक पॉलीहेलोएल्केन भी लिख देते हैं, और पॉलीहेलोएल्केन में वो उनको रखते हैं कि अगर मान लीजिए हेलोएल्केन में हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, तो उन सबको किस में रख दिया गया है, पॉलीहेलोएल्केन में रख दिया गया है। क्योंकि जब हम एथेन का हेलोजनीकरण कराते हैं तो एथेन में आपको पता है कि 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो उसका जो हेलोजनेशन होता है एथेन को, जब आप पूरा का पूरा हेलोजनेशन कराते हैं, मैंने एल्केन वाले चैप्टर में इसको करा के भी बताया है, तो इसके सारे के सारे एच हटके सारे Cl आ जाएंगे, माने 6 हेलोजन परमाणु होंगे। इसको हम कृत्रिम कपूर, सिंथेटिक कैम्फर बोलते हैं। ये मैंने आपको कहा एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया है। तो देखिए इसमें तो 6 हेलोजन परमाणु आ रहे हैं, फिर इसको क्या बोले, तो इसको पॉलीहेलोएल्केन बोल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से जो हेलोएल्केन है वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोहेलोएल्केन, डाइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन जिनमें 1 हेलोजन परमाणु होगा, डाइहेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु होंगे, ट्राइहेलोएल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु होंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, नाम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा
अगर 3 हैलोजन परमाणु से ज्यादा किसी हेलोएल्केन में होंगे तो उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया है? पॉली हेलोएल्केन। पॉली वर्ड का मतलब होता है असंख्य, अनेक, ज्यादा के लिए आता है मैंने वो शब्द। तो अगर बे हेलोएल्केन जिनमें 3 हैलोजन परमाणुओं से ज्यादा हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम होंगे, 4Cl या 5Cl, 5Br, 6Cl, 6Br ऐसे करके होंगे, तो उन्हें हम पॉली हेलोएल्केन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो हेलोएल्केन का वर्गीकरण चल रहा है, ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। हेलोएल्केन का वर्गीकरण कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनो हेलोएल्केन का वर्गीकरण। आपने देखा हेलोएल्केन में जो पहला टाइप आया था वो मोनो हेलोएल्केन था। अब हम उसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसका भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है मोनो हेलोएल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोएल्केन। तो देखिए, जैसा मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि जब हम कोई क्लासिफिकेशन, कोई वर्गीकरण पढ़ रहे होते हैं तो उसको वर्गीकरण का या बांटने का कोई आधार होता है। तो आधार पहले क्या था हेलोएल्केन को बांटने का, कि हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक, अब हम मोनो हेलोएल्केन को बांट रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि अगर वो मोनो हेलोएल्केन है तो उसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम तो एक ही होगा। लेकिन हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री के आधार पर मोनो हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन, द्वितीय मोनो हेलोएल्केन और तृतीयक मोनो हेलोएल्केन, जिन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी करके बोलते हैं। तो समझे ना कि मोनो हेलोएल्केन का वर्गीकरण है तो मोनो हेलोएल्केन में हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम तो एक ही होगा, माने Cl, Br या I जो भी होंगे वो एक होगा। लेकिन वो किस कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री कितनी है, माने जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसकी डिग्री 1 है, 2 है या 3 है। तो इस आधार पर मोनो हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं, जिस वर्गीकरण को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की डिग्री, माने 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का है वो, के आधार पर मोनो हेलोएल्केन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हैलोजन परमाणु कोई एक जो है मोनो हेलोएल्केन में, वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसकी डिग्री जितनी है, उस डिग्री के आधार पर, तो 3 प्रकार की डिग्री होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस आधार पर तो 3 डिग्री है तो 3 ही प्रकार के मोनो हेलोएल्केन होते हैं, जिनमें पहला है प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन, जिसे हम प्राइमरी मोनो हेलोएल्केन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, वो बाद में बात करते हैं, पहले मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि आपको पता है कि मोनो हेलोएल्केन है, तो देखिए मैंने मोनो हेलोएल्केन बनाया 2 कार्बन का, तो हैलोजन परमाणु तो कोई एक लगाएंगे, लेकिन हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो वो प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन कहलाएगा। 1 डिग्री माने प्राइमरी। ये डिग्री क्या होती है, तो देखिए डिग्री के लिए सिंपल सी बात है कि क्रियात्मक समूह, वो तो मैं सबके लिए बता दे रहा हूं आपको। फिलहाल क्रियात्मक समूह कौन है, हैलोजन परमाणु है, हैलोजन एटम है। तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से कनेक्ट होता है डायरेक्ट, वो जितने कार्बन से कनेक्ट होता है, माने क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन परमाणु, कार्बन एटम डायरेक्टली जितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, जुड़ा होगा, वो उसकी डिग्री होती है। तो क्रियात्मक समूह माने Cl से जुड़ा कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई, 1। लेकिन इसकी कार्बन की संयुक्ता भी 4 नहीं हो रही है, अभी तो 2 ही हो रही है ना। तो इसका मतलब इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इससे एक ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री हो गया। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH3। थोड़ा बहुत मैंने पहले के लेक्चर्स में इसको बताया हुआ है, IUPAC वगैरह में। तो देखिए 1 डिग्री का कार्बन हो गया, तो 1 डिग्री का कार्बन, हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए इसको प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन बोलेंगे, क्योंकि हैलोजन परमाणु तो कोई एक है और वो भी कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन से। और कैसे डिग्री आई इसकी, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री हुआ। और कोई एग्जांपल लिखें, जैसे माना 3 कार्बन आपने लगाया, यहां पर Br लगा लिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3 CH2 CH2। अब आप देखिए Br जिस कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री इसकी निकालेंगे। तो पहली बात तो डिग्री किसकी निकालते हैं, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। जैसे यहां पर क्रियात्मक समूह हमारा Br है, यहाँ Cl था, तो हम डिग्री किसकी निकालेंगे, इस वाले कार्बन की। और इसकी डिग्री की निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे जितने डायरेक्टली कार्बन कनेक्ट हैं उन कार्बन के नंबर को उतनी डिग्री कह देंगे। तो ये एक ही कार्बन तो डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इससे कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट नहीं है, ध्यान से समझिए इसे। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन जितने डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होगा उतने कार्बन डिग्री कहलाएगी उसकी। तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसकी डिग्री भी कितना है, ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो ये भी प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन का एग्जांपल है। इसका अगर सिंपल नेम देखें तो ये होगा एथिल क्लोराइड।
क्योंकि 2 कार्बन का है भाई, देखिए 2 ही कार्बन है तो एथिल क्लोराइड CH3CH2 मिलाकर लिखे। ये क्या हो रहा है, 3 कार्बन है, सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। ठीक है, अगर 4 कार्बन होते और हमने आई लगाया होता, वैलेंसी कंप्लीट कीजिए इसकी। अब तो कंप्लीट करना आ गया होगा वैलेंसी, जिनको नहीं आ रहा है जो सीधे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो मेरे पहले वाले जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में उसको जरूर देख लें, क्योंकि सिस्टमैटिक ही ऑर्गेनिक समझ में आता है। इसको देखिए तो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन की डिग्री निकालने के लिए देखिए कितने इससे डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं, तो एक ही जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री हुआ। तो नॉर्मल, क्योंकि सीधे श्रृंखला में लिखे हैं 4 कार्बन, नॉर्मल ब्यूटिल, जिसे आप ब्यूटाइल भी बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल, और आई की वजह से क्या बोलेंगे, आयोडाइड। देखिए अगर आप डिग्री निकालना सीख गए हैं तो जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर OH लगा हुआ करेगा, तो हम OH वाले OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उसकी डिग्री निकालेंगे, तो तरीका तो वहां भी यही होगा। तो वहां वाला वर्गीकरण इसको अगर समझ में आ गया तो वर्गीकरण बहुत आसानी से समझ में आएगा वहां। तो किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन की डिग्री निकाली जाती है, और कैसे निकाली जाती है, उससे कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं उतनी ही उसकी डिग्री होती है कार्बन की। तो इन एग्जाम्पल के अलावा एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं, थोड़ा सा ये आपको अपवाद लगेगा। CH3Cl, देखिए यहाँ रूल के अकॉर्डिंग तो 1 डिग्री नहीं हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, क्योंकि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक भी डायरेक्ट कार्बन नहीं है, तो 0 डिग्री कुछ होता नहीं, इसलिए इसको क्या माना गया है, 1 डिग्री। और कौन है ये, मैथिल क्लोराइड है, तो मैथिल क्लोराइड मोनोहेलोल्केन और ऊपर से 1 डिग्री प्राथमिक मोनोहेलोल्केन है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या है देखिए, बे मोनोहेलोल्केन, क्योंकि डेफिनेशन में आप ये वर्ड लिखेंगे ना, मैं बे मोनोहेलोल्केन, क्योंकि मोनोहेलोल्केन का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं, तो बे मोनोहेलोल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है प्राथमिक मोनोहेलोल्केन कहलाते हैं। Those monohalocane in which halogen atom directly bonded to 1 degree carbon atom is called primary monohalocane। तो प्राथमिक मोनोहेलोल्केन की परिभाषा मैंने आपके लिए लिखी, एग्जांपल लिखे, सीधी सी बात कि हेलोजन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा होगा, और डिग्री कैसे आई, जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके डायरेक्ट कार्बन कोई एक ही होगा, तो इसलिए वो 1 डिग्री होगी। तो ये क्लासिफिकेशन का, मोनोहेलोल्केन क्लासिफिकेशन का पहला टाइप मैंने आपके लिए लिखा है, परिभाषा और उदाहरण, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बचे हुए जो वर्गीकरण के जो प्रकार हैं उनको मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दूसरा टाइप द्वितीयक मोनोहेलोल्केन, सेकेंडरी मोनोहेलोल्केन को लिखा है। तो इसमें डेफिनेशन वही हो जानी है, बड़ा इजी सी बात है कि मोनोहेलोल्केन के प्रकार हैं, तो मोनोहेलोल्केन डेफिनेशन में आएगा ही, तो वे मोनोहेलोल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। तो हेलोजन एटम तो एक ही होना है जब मोनोहेलोल्केन है तो, लेकिन अब की बार जो कार्बन है वो 2 डिग्री का कार्बन होगा, और 2 डिग्री का मतलब है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उसके पास 2 डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट होंगे। एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज कीजिए इस कार्बन से मैंने ये Cl लगाया, इसकी डिग्री हमें 2 है, तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट कार्बन होंगे ऐसे, फिर एक वैलेंसी जो कम चल रही है 3 और 1, तो एक हाइड्रोजन से कर देंगे, इनकी वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 है, क्यों है, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, एक इससे और एक इससे, तो इसकी डिग्री 2 है। तो इसलिए ये द्वितीयक मोनोहेलोल्केन का एग्जांपल है। सेकेंडरी मोनोहेलोल्केन इसको कहेंगे। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा था पहले, जब 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री वाले नाम में आइसो वर्ड यूज किया जाता है। आइसो इंग्लिश का ही वर्ड है आइसो। बाकी कितने कार्बन है टोटल गिन लीजिए, 3 है तो प्रोपिल ही है, आइसो प्रोपिल। बाकी Cl है तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। और जब ये 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में लगे थे तो बोल रहे थे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि वो 1 डिग्री था। अगर हम इसके कुछ और बड़े एग्जांपल लिखें, भाई आपको पता है कि ये Cl है, इधर कार्बन है, और यहां पर अगर इसे 2 डिग्री रखना है तो इस कार्बन से 2 ही डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट होने चाहिए, तो इसलिए H लगा लिया। लेकिन अब आप और कार्बन बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इसे रखना 2 डिग्री ही चाहते हो, तो आप इधर की तरफ कार्बन बढ़ा लो या ऊपर की तरफ कार्बन बढ़ा लो, इधर बढ़ाते जाओ उधर बढ़ाते जाओ, लेकिन Cl जिस कार्बन से कनेक्ट करो उससे 2 ही कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट करो, तभी तो वो 2 डिग्री रहेगा। तो ये CH2 CH3 CH3। अब इसको गिनिए कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन तो ब्यूटिल कहेंगे, लेकिन 2 डिग्री की वजह से क्या आएगा पहले, आइसो। तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। देखिए जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे होंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन या कन्वर्जन आएंगे तब आइसोब्यूटिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड इनका बहुत जिक्र होगा। अगर Cl की जगह Br होता तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बोल देते, वहां I होता तो आइसोब्यूटिल आयोडाइड बोल देते। तो इस प्रकार से
ये 2 डिग्री के कार्बन हो गए, और 2 डिग्री का जब नेम लिखा जाता है तो आइसो वर्ड लगाया जाता है। तो आपको 2 डिग्री आइसो अगर कहेगा वो पहले से संरचना बनवा ले, इसकी स्ट्रक्चर बना ले आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, तो आप समझ जाइए Cl जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उससे 2 डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट करने हैं बस, और फिर ज्यादा हो रहे हैं तो उन कार्बनों से भले कनेक्ट करते जाइए, तो स्ट्रक्चर ही बना लेंगे। अब मान लीजिए एग्जाम में आ जाए आइसोब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया KOH अल्कोहलिक से होती है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH, तो आपको आइसोब्यूटिल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाना ही नहीं आता तो आप रिएक्शन के खाक कराओगे KOH अल्कोहलिक से। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आइसो कब आता है, जब 2 डिग्री का वो मोनोहेलोल्केन होता है। आइसोप्रोपिल है तो 2 डिग्री है, 3 कार्बन है, तो 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, Cl को आप ऐसे कार्बन से कनेक्ट कीजिए, उससे 2 डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट कर दीजिए। वो जब मैं आपको क्या होता है, जब व्हाट हैपन व्हेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से, तो बहुत मजा आएगा आपको इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने में। लेकिन तब तक एक्सरसाइज आएगी तब तक जो चैप्टर के बीच में बातें बता रहा हूँ वो ठीक से तैयार आपने करनी है। तो इस दूसरे वाले वर्गीकरण को, माने द्वितीयक मोनोहेलोल्केन, सेकेंडरी मोनोहेलोल्केन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए यही लिखा है मैंने, वे मोनोहेलोल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। पहले वाले में 1 डिग्री से था, 2 डिग्री से जुड़ा होता है। डेफिनेशन तो बहुत इजी है, द्वितीयक मोनोहेलोल्केन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल भी मैंने आपके लिए बना दिए। मोनोहेलोल्केन का तीसरा टाइप देखते हैं, तीसरा प्रकार है तृतीयक मोनोहेलोल्केन, टर्सरी मोनोहेलोल्केन इसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो बड़ी इजी सी है, वे मोनोहेलोल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उनको हम तृतीयक मोनोहेलोल्केन बोलेंगे। तो चूंकि आपको पहले से ही पता है कि मोनोहेलोल्केन मींस एक हेलोजन परमाणु होना, और लेकिन बस इतना है कि वो हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा, और 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होने का मतलब है कि वो कार्बन 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। देखते बनाते हैं इसका एग्जांपल। हमने कार्बन लगाया, इस पर Cl लगाया। अब ये Cl से जुड़ा कार्बन अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री बनाना है तो क्या होना चाहिए, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट होने चाहिए। और देखिए आप इस कार्बन की वैलेंसी भी चारों कंप्लीट होगी। पहले बस क्या था, 2 डिग्री में भाई 2 डायरेक्ट कार्बन थे, एक H लगा दिया था वैलेंसी के लिए यहाँ पर। इस बार तीनों तरफ कार्बन लगाना पड़ा 3 डिग्री बनाने के लिए, तो अब ये 3 डिग्री है। इसकी वैलेंसी देखिए CH3, इसकी 1 और 3 4, 1 और 3 4। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं जिनको यहाँ वैलेंसी कंप्लीट कराना नहीं आ रहा है वो मेरे स्टार्टिंग से जो जहां से मैंने ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन स्टार्ट कराया वो वाले लेक्चर देखते हुए आइए, तभी ये समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ नहीं आने वाला है आपको। तो ये 3 डिग्री बन गया। तो 3 डिग्री जब कोई माने तृतीयक मोनोहेलोल्केन या टर्सरी मोनोहेलोल्केन इसको बोलेंगे, और इसकी नेमिंग के लिए क्या करते हैं, जब 3 डिग्री होता है तो उसके नाम से पहले टर्सरी वर्ड माने टी लिख दिया जाता है, टर्सरी। बाकी टोटल कार्बन जोड़िए कितने हैं, 1 2 3 4, कोई नंबर नहीं देने, टोटल कार्बन गिन लीजिए कितने, 4 है ना, तो ब्यूटिल बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। और Cl की वजह से क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। ये Br होता तो ब्रोमाइड, I होता तो आयोडाइड। अब मान लीजिए आपको टर्सरी ही बनाना हो लेकिन ज्यादा कार्बन का बनाना हो, तो अब यहाँ पर जोड़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं है कि कोई और कार्बन आप जोड़ लो, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी 4 हो चुकी है। तो जो कार्बन जोड़ोगे आप इधर को या इधर को बढ़ा सकते हो। तो 3 डिग्री के बड़े हेलोल्केन अगर बनाने हैं तो आप इधर कार्बन बढ़ा सकते हो। देखिए बना देता हूँ, इस कार्बन से हमने Br लगा और इसको 3 डिग्री बनाना है, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और बड़े कार्बन चाहिए तो इधर कार्बन लगा लो। तो CH3 CH2, ये CH3 और ये CH3, ठीक है, 3 डिग्री। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो टर्सरी कहेंगे इसे, टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड। 5 कार्बन की वजह से पेंटिल और बाकी Br ब्रोमाइड। टर्सरी क्यों है, क्योंकि 3 डिग्री है, तो साफ पता चल रहा है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से होती है, तो टर्सरी बनाने के लिए क्या करेंगे आप, Cl को ऐसे कार्बन से कनेक्ट करेंगे जो 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होगा। आइसोब्यूटिल था तो Cl को ऐसे कार्बन से कनेक्ट करेंगे जिससे 2 डायरेक्ट कार्बन होंगे, क्योंकि आइसो माने 2 डिग्री। तो इस प्रकार से मोनोहेलोल्केन का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मींस प्राथमिक मोनोहेलोल्केन, द्वितीयक मोनोहेलोल्केन, तृतीयक मोनोहेलोल्केन। प्राथमिक कौन होंगे, वे मोनोहेलोल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा है, और पता ही है आपको मोनोहेलोल्केन है तो हेलोजन परमाणु तो तीनों में एक ही होना है। बस हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा तो प्राथमिक, 2 डिग्री से कनेक्ट होगा तो द्वितीयक, और 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा तो तृतीयक। और 1 डिग्री माने Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट, बाकी तो आगे वो कितने बढ़ते जाए, डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। 2 डिग्री माने Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। तृतीयक माने, टर्सरी माने Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी चाहे आप कितने कार्बन इंक्रीज कर लो। तो इस प्रकार से इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर हेलोल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद
एक नए टॉपिक की बात करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट माने संक्षिप्त टिप्पणी में आपको ये दिखने को आ सकता है। तो देखिए CX बंध की प्रकृति का मतलब है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड से मतलब है कि आपको पता है कि हेलोल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो RH होता है। तो R माने कार्बन तो होता है, तो वो जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंध बनता है, जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। तो ये सब मैंने थ्योरी तो आपके लिए लिख दी है, लेकिन मैं पहले ये थ्योरी में क्या लिखा है सबको समझा देता हूँ। तो देखिए मैं आपके लिए CX बना रहा हूँ, माने हेलोल्केन में जो कार्बन होता है और उस कार्बन से जुड़ा जो हेलोजन होता है, X माने Cl Bri कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो यही तो बता रहा है कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और हेलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया और साझे के द्वारा बना बंध ये सिंगल बॉन्ड बना। माने कार्बन और हेलोजन के मध्य जो जनरली बंध है वो सामान्यतः वो सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध का भी एकल बंध है। लेकिन होता क्या है, देखिए जो हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, वो कार्बन से थोड़ा ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं किसको थे, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। आप 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाला चैप्टर होता है। तो उसमें जब गुण पढ़ाए जाते हैं, गुणों में आवर्तिता पढ़ाई जाती है, तो वहां आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या और ऐसे ही विद्युत ऋणात्मकता भी पढ़ाई जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी तत्व की, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब होता है, विद्युत ऋणात्मकता से मतलब होता है साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। मींस जैसे दो लोगों में बिजनेस हुआ, साझा करके उन्होंने बिजनेस किया, तो कोई एक बड़ा तीतर बन जाए उनमें और उस साझे के बिजनेस को अपनी ओर थोड़ा सा खींच ले, पूरी तरह से तो खींच नहीं सकता, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच ले, तो इसे हम कहेंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता है। तो अभी हम क्या कर रहे थे इसमें कि कार्बन और हेलोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब है कि कार्बन और हेलोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और सिंगल बॉन्ड बनाया। परंतु हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता माने साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से तो खींच नहीं सकता, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से, थोड़ा सा पार्शियली अट्रैक्ट करना, आंशिक रूप से खींचना, तो वो ज्यादा होती है हेलोजन परमाणु की, किससे, कार्बन से। तो इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन परमाणु थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेगा, और जब थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा तो इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ये जो मैंने ऐसे सिंबल बनाया है, निशान है, ये पार्शियल है, डेल्टा भी इसको बोल सकते हैं, डेल, और ये माइनस, तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा जब इसकी तरफ को चलेंगे, क्योंकि जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो ऋणावेशित होता है ना, नेगेटिव होता है, लेकिन सारे नहीं गए हैं, आंशिक गए हैं, थोड़े गए हैं, पार्शियली गए हैं, तो इसलिए आंशिक ऋणावेश। जबकि कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जो ये बंध था, जो एकल बंध था, जो सहसंयोजी बंध था, इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से ध्रुवीयता नहीं होती, आंशिक ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, पार्शियली पोलर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो CX बंध की प्रकृति होती है वो आंशिक ध्रुवीय होती है। तो जो ये हमारा टॉपिक है CX बंध की प्रकृति, तो हमने कार्बन और हेलोजन के बीच हेलोल्केन में जो बॉन्ड बना होता है उसका नेचर बताना है कैसा होता है। तो कैसा होता है, आंशिक ध्रुवीय सहसंयोजी, क्योंकि सहसंयोजी तो इसलिए क्योंकि साझे के द्वारा बना बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ध्रुवीयता उत्पन्न हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन परमाणु ने थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। क्यों खींच लिया है, क्योंकि हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो कार्बन से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए उसने साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए थोड़ा सा ऋणावेश और कार्बन पर थोड़ा सा धनावेश, इसलिए ये बंध थोड़ा सा आंशिक ध्रुवीय हो गया है। ठीक है ना, तो आंशिक ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति होती है। एक ऋण विद्युतीय लक्षण होता था। ऋण विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है जब कोई परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, जैसे NaCl में Na ने त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए Cl पर वहां पूरा माइनस होता है और Na पर प्लस होता है। यहाँ बना के बता देता हूँ, देखिए NaCl में Na इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl ले लेता है, तो यहाँ कोई साझा तो होता नहीं, तो साझा होता नहीं तो इसलिए Cl पर आंशिक ऋणावेश आता नहीं, वो तो पूरा का पूरा Na का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, तो इसलिए पूरा माइनस और इस पर पूरा प्लस आता है। तो ये वाला तो बंध सहसंयोजी होता ही नहीं, ये तो आयनिक बंध होता है। तो यहाँ Cl क्यों है, हेलोजन क्यों आंशिक ऋणावेशित है, क्योंकि उसने साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या लिखा है थ्योरी में, हेलोएल्केन में कार्बन व हेलोजन परमाणु के मध्य एकल बंध, जो कि ब्रैकेट में लिखा है सहसंयोजी बंध होता है। देखिए बिल्कुल एक एक करके समझिए, हेलोएल्केन में कार्बन और हेलोजन परमाणु के बीच एकल बंध माने सहसंयोजी बंध का प्रकार है, क्योंकि एकल बंध बनता ही साझे के इलेक्ट्रॉनों, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो ये लिखा देखिए, हेलोएल्केन में कार्बन व हेलोजन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। तो देखिए एकल बंध है।
अर्थात कार्बन परमाणु व हैलोजन परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो एकल बंध बना है, इसका मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और हैलोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। फिर लिखा है हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण। तो हैलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता है, विद्युत ऋणात्मकता का सीधा मतलब समझिए, कोई टॉफी चिंगम नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आंशिक रूप से, तो देखिए पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से आकर्षित कर लेता है। इस कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, वह कार्बन परमाणु पर, जबकि कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। वह कार्बन तथा हैलोजन परमाणु के मध्य जो बना सहसंयोजक बंध है, जो ये साझे का बंध बना था, कार्बन और हैलोजन परमाणु के मध्य जो सहसंयोजक बंध बना था, वह आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाता है, थोड़ा सा पोलर हो जाता है। क्योंकि जब प्लस माइनस कहीं आ जाते हैं, वहां पोल हो गए माने ध्रुव हो गए, तो ध्रुवीयता आ जाती है, लेकिन आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पूरा प्लस और पूरा माइनस नहीं है ना। इसलिए हम कह रहे हैं CX बंध की जो प्रकृति होती है ध्रुवीय सहसंयोजी होती है। तो सहसंयोजी तो थी, लेकिन इसने साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर खींचा, तो इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, इसलिए जो बंध है वो थोड़ा सा ध्रुवीय हो जाता है। तो सहसंयोजी तो रहता है, लेकिन आंशिक रूप से, अर्थात CX बंध ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का होता है। तो ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि क्या है हमारा, जब हमारा जो सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाता है किसी चैप्टर में, तो उसके बाद क्या आता है, बनाने की विधियां। तो हेलोल्केन हमारा चल रहा है, तो इसके बाद हम हेलोल्केन बनाने की विधियां, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हेलोल्केन, मोनो हेलोल्केन बनाने की विधियां, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलोल्केन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है मोनो हेलोल्केन बनाने की विधियां, मेथड प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलोल्केन। तो देखिए पहला इसमें मेथड है एल्केनों के हेलोजनीकरण से, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। तो जब मैं आपको एल्केन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखाया था। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने एल्केनों की आपकी बताई थी, और उस समय भी कहा था कि ये हेलोल्केन बनाने के मेथड में आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए मोनो हेलोल्केन बनाने का पहला मेथड ही एल्केनों का हेलोजनीकरण है। तो इसलिए ये मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, बहुत बार मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, कि ऑर्गेनिक का कुछ भी सिलेबस नहीं होता। यहां कोई अगर किसी का मेथड प्रिपरेशन है तो दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो देखिए हम पहले ही एल्केनों की केमिकल प्रॉपर्टी में इस मेथड को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ये मोनो हेलोल्केन बनाने के लिए मेथड में आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहले मैं एक कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं। तो एल्केनों का हेलोजनीकरण अगर हमने कराना है, तो देखिए एल्केन क्या होते हैं, RH, और हेलोजनीकरण का मतलब होता है X2 माने Cl2Br2I2। और मैं बार बार कह चुका हूं, जब अभी मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में हेलोल्केन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, तब भी रिएक्शन लिखा था। तो एल्केन हो गए, नेमिंग जरूर लिखनी है, ये हेलोजन हुआ, एरो, और एरो पर आपने HNu जरूर लिखना है, या लिखना है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि एल्केन जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो सूर्य के प्रकाश में ही हेलोजन से क्रिया करेंगे। सूर्य के प्रकाश को हम HNu लिख देते हैं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी सूर्य के प्रकाश में फोटोन, फोटोन की एनर्जी HNu, इसका मतलब फोटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसको हम एक आइडेंटिटी का, एक उसकी पहचान का, एल्केन की उपस्थिति का, सॉरी आइडेंटिटी कह रहा हूँ, एल्केन वहां है नहीं है, प्रेजेंस का पता कर सकते हैं कि अगर हेलोजन से रिएक्ट कराएं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति हो, तो एल्केन हेलोजन से रिएक्शन नहीं करेंगी, माने सूर्य के प्रकाश में ही करेंगी। और होता क्या है, हेलोजन एक हाइड्रोजन, एल्केन के एक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, HX, माने हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। और जब इसका ये बचा एल के लिए बैलेंसी कम हो गई, और एक X बचा है, यहाँ पर हेलोजन बचा है, तो वो यहाँ लग जाएगा, माने RH, और इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन। इसलिए मैं कई बार कह देता हूं कि एल्केनों को अगर हेलोजन हेलो कह दें एक बार, तो समझ लीजिए हेलो एल्केन बन गया। तो ये हो गया हेलो एल्केन। तो एल्केन, हेलोजन, हेलो एल्केन और हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। अब इसकी कुछ रिएक्शन लिखते हैं। सपोज कीजिए R की जगह एक ही कार्बन है, और हमने इसकी बैलेंसी कंप्लीट की, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो चारों हाइड्रोजन लगा दिए, CH4 हो गया। रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, एरो पर HNu है। तो आप देखिए एक है Cl के साथ,
यहाँ बचा CH3, यहाँ एक Cl और बचा तो वो लग जाएगा CH3 Cl + H3। ये क्या है? ये मेथेन है, ये आपका क्लोरीन है। इसकी जगह आप Br2 भी ले सकते थे तो HBr के साथ जाता, ये CH3 Br लग जाता, ठीक है ना। ये क्या है? मैथिल क्लोराइड है। और ये क्या है? ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए एग्जाम में आपने रिएक्शन को सेम ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। जो रिएक्शन में अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, उनके नेम, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उनके नेम जरूर लिख के आने हैं। मैं अगर लिखने से छोड़ दे रहा हूं तो आपको कॉपी पर जब आप नोट करते हैं, एक से ज्यादा बार भी अगर कोई नेम आता है तो उसको नोट करना ही करना है, क्योंकि रिएक्शन लिखने का ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एल्केन एल्काइन जब मैंने पढ़ाया है, और आज ये चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का। तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ बोर्ड से रिएक्शन नोट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं, और साथ में मैंने जैसा पहले लेक्चर में कहा था कि एक टेबल आपने ऐसी बनानी है कि वहाँ फॉर्मूले नेम ऐसे लिखते जाने। जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर से ही ये चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही देखिए बड़ा निवेदन है कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जहाँ से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कराया हुआ है वहाँ से देखते हुए इसको आए, तभी आपको ये समझ में आएंगी बातें, ठीक है ना। बीच में से ऐसे ऑर्गेनिक समझ नहीं आता है। तो देखिए ये मैंने आपको पहला एक मोनोहेलोल्केन बना। अगर हम इससे ज्यादा कार्बन का मोनोहेलोल्केन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्बन बढ़ा लीजिए, बड़ा सिंपल सी बात है। ये देखिए 2 कार्बन का हमने एल्केन लिया, 2 कार्बन का एल्केन, तो बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, तो ये एथेन है। इसके चलिए मैं Br2 करा देता हूँ इसको, Cl2 ना करा के, और ये हो गया H2। Cl2 भी करा सकते हैं, तो फिर वही बात, एक HBr के साथ और Br यहाँ लग जाएगा, तो CH3 CH2 Br प्लस HBr। ये एथेन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ आपका, और ये क्या हुआ देखिए एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए कितने इजी नेम है, ये खुद अपने नाम को बता रहे हैं, तुम्हारे नाम से ज्यादा इजी नेम इन कार्बनिक यौगिकों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो 2 कार्बन का एल्केन लिया तो 2 कार्बन का हेलोल्केन बन गया, मोनोहेलोल्केन बना। अगर आप 3 कार्बन बनाना चाहते हैं तो 3 कार्बन का एल्केन ले लीजिए, Br2 कराया हमने, H। ये क्या है? 3 कार्बन का है तो प्रोपेन है, ठीक। ये ब्रोमीन है, मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा से, आपको पता ही है। HBr के साथ जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा, तो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 Br प्लस HBr। क्या नेम होने वाला है? सीधी श्रृंखला है, आपको पता भी है 1 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है। 1 डिग्री है तो नेम में क्या आएगा? नॉर्मल। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिल, तो नॉर्मल प्रोपिल। और Br को क्या बोलेंगे भाई? ब्रोमाइड, बाकी वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो जैसे मैंने ये नाम छोड़ा यहाँ पर, तो आपने लिखना ही है, ये नाम छोड़ा तो लिखना है, मेरी बात मानना है, तभी ऑर्गेनिक समझ में आएगा। और ये सारा रिएक्शन मैं आपको एल्केनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हेलोल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को हम दोबारा से लिख रहे हैं, तो कोई ज़्यादा डाउट कन्फ्यूजन की बात तो इसमें है नहीं। अगर सपोज कीजिए अभी तो ये मोनोहेलोल्केन था, अगर हमें डाईहेलोल्केन बनाना होता तो जैसे हमने मैथेन का एक बार Cl2 कराया, ये बना, फिर हमने इसका Cl2 करा देना था तो एक Cl और आ जाता। ट्राई बनाना था तो एक बार और करा देना था, ये मैंने एल्केनो बताया था। माने अगर हमें डाईहेलोल्केन बनाना होगा तो हम एल्केनो का 2 बार हेलोजनीकरण करा देंगे, ट्राई हेलोल्केन बनाना होगा तो 3 बार हेलोजनीकरण करा देंगे। इस टाइप से ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने देखिए 3 कार्बन तक के मोनोहेलोल्केन लिखे, अगर आपको 4 5 6 कार्बन तक के बनाने हो तो 4 5 6 कार्बन तक के एल्केन लेके आप हेलोजनीकरण कराते जाइए HCl की प्रेजेंस में, तो आपके उतने ही कार्बन का मोनोहेलोल्केन बनता जाएगा, क्योंकि हमें कन्वर्जन और व्हाट हैपन व्हेन में देखने को मिलेगा। और मैं आपको फिर बता दूं, यदि आपने इस हेलोल्केन चैप्टर की एक्सरसाइज तक ठीक से इस चैनल को फॉलो किया, इसको पढ़ा, तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज इतना अच्छी है एनसीईआरटी में कि आप कन्वर्जन या व्हाट हैपन व्हेन, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको समझ आने लग जाएंगे। और जो ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्जन ट्रिक या व्हाट हैपन व्हेन वाली ट्रिक, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ठीक से सीख जाएंगे, उसको अप्लाई करना आप ठीक से सीख जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल पर बिल्कुल आपको लगातार बने रहना है और कॉपी पर जरूर अपने नोट्स कंप्लीट करते रहना है।
तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोनो हेलोल्केन का कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। बात करते हैं मोनो हेलोल्केन बनाने के दूसरे मेथड की, और दूसरा मेथड है अल्कोहलों से। अल्कोहलों से देखिए कई तरीके से, अल्कोहल में भी कई तरीके से मोनो हेलोल्केन को बनाया जा सकता है। तो हम उसमें भी सब हेडिंग करके कि अल्कोहल की PCl5 के द्वारा हम पहले बना रहे हैं। तो देखिए मेन हेडिंग तो है हमारा अल्कोहलों से बनाना है हमने मोनो हेलोल्केन, लेकिन अल्कोहलों से भी किसके द्वारा बनाना है? PCl5 के द्वारा। तो फ्रॉम अल्कोहल बाय PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नेम है, मैं भी रिएक्शन में लिख दूंगा। तो पहले मैं एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूं। तो देखिए अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है ROH। ठीक, इसका रिएक्शन आपको PCl5 के साथ कराना है। ये रहा एरो। तो ये आपका हुआ अल्कोहल, नेम भी मैं साथ साथ लिख देता हूं। और कोई सा भी अल्कोहल जितने कार्बन का लेंगे वो फिर नाम लिखेंगे। और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, देखिए बहुत एक अच्छी सी ट्रिक आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। और अल्कोहल से आगे जाने के लिए करती भी PCl5 ही। होता क्या है मैं बताता हूं, ये आपको याद रखना ही रखना है। ट्रिक का कोई रीजन नहीं है, जहां रीजन है मैं बताता रहूंगा आपको। देखिए आप याद रखिए बिल्कुल, PCl5 का काम OH की जगह Cl डालना होता है। PCl5 OH की जगह क्या कर देता है? Cl। और इसकी रिएक्शन में POCl3 और HCl निकलता ही निकलता है। जहां भी ये रिएक्शन करेगा मोस्टली ऑलमोस्ट 90% रिएक्शन कैसे करता है PCl5। कुछ रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं है। आप बड़े इजी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। बस आप ट्रिक के रूप में याद रखिए। और आपको पता है मैं ट्रिक लिखाता कब हूं? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब ट्रिक लिखाता हूं। फिलहाल बताता रहूंगा आपको, लिखना चाहते हैं तो खुद से लिख सकते हैं। PCl5 का काम OH की जगह Cl कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो RCl, इसकी रिएक्शन में POCl3 और HCl निकलता ही निकलता है। अब आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे क्यों निकलता है, अब यही तो ट्रिक है भाई, यही तो ध्यान रखना है आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं बस। क्योंकि आपसे रिएक्शन में रीजन नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा कि व्हाट हैपन मैन में कि अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से होती है। तो आपने तो उधर को लिखना है। तो क्या करना है? OH की जगह Cl कर देना है, POCl3 HCl लिख देना। अब ये क्या क्या बने? अब आप देखिए OH की जगह Cl हुआ तो RCl मींस हेलो एल्केन है। क्लोरोएल्केन कहेंगे वैसे स्पेशली क्योंकि Cl लग गया है। हेलो एल्केन है भाई। POCl3 को बोलते हैं हम फास्फोरिल क्लोराइड। तो POCl3 को क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। और HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो बार बार आ रहा है, आपने बार बार नेम लिखना है। अब मैंने जिनके नेम लिख दिए हैं, जो अगर आएंगे तो मैं दोबारा से नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है ना? लेकिन आपको कॉपी पर नोट करते समय जरूर लिखना है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो कॉमन रिएक्शन हो गया हेलोल्केन बनाना है अल्कोहल से। अब R की जगह हम एक कार्बन का अल्कोहल लेते हैं, तो COH। बैलेंसी कंप्लीट करें तो एक हो रही है तो 3H लगाएंगे, CH3H। क्या है भाई? ये मैथिल अल्कोहल है। रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप? इसका PCl5 से करा रहे हैं, माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, नाम मैंने पहले ही लिख चुका। तो क्या ट्रिक बताई मैंने? PCl5 OH की जगह Cl कर देगा तो CH3 तो भाई ऐसे ही रहेगा। और इसकी रिएक्शन में POCl3 और HCl जाता ही जाता है। अब इसका नेम मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले लिख चुका हूँ। मैथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बताता आपको चल ही रहा हूँ मैं, तो लिखना जरूर है। अगर हम इससे बड़े अल्कोहल की बात करें, भाई आप 2 कार्बन का अल्कोहल बना लीजिए। अजी कुछ भी रट्टा ही नहीं लगाना, 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो 2 कार्बन लगा के OH लगा दो, फिर वैलेंसी कंप्लीट कर दो। वैलेंसी कंप्लीट करना मैंने पहले ही सिखाया है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक इधर से तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, प्लस PCl5। क्या बताया मैंने? PCl5 OH की जगह Cl कर देता है। तो ये जो है तमाशा देखने वाले, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ क्रियात्मक समूह एज ए बंदर, क्रियात्मक समूह बंदर है, यही नाचेगा, यही को सब कुछ यहीं पर चेंज होना है। ये तो तमाशा देखने वाले लोग हैं। ये तो जैसे यहाँ है वैसे यहाँ आगे लौट के बंदर ने तमाशा किया, वो OH का Cl हो गया, ठीक है ना? OH का क्या हो गया? Cl, क्योंकि PCl5 OH की जगह Cl कर देगा। और इसकी रिएक्शन में POCl3 HCl ये गया, तो ये एथिल अल्कोहल है। मिलाकर लिखें तो भाई C2H5 होगा तो C2H5 को एथिल बोलते हो आप, अल्कोहल।
ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये एथिल क्लोराइड हो गया, पहले ही लिख चुका हूँ नाम, फास्फोरिल क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल लिया तो 2 कार्बन का मोनो हेलोल्केन बना, 1 कार्बन लिया तो 1 कार्बन का मोनो हेलोल्केन बना। अगर हम 3 कार्बन का लेना चाहें तो आप 3 कार्बन का अल्कोहल लिखिए, ये लीजिए, बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए। क्या नेम होने वाला है इसका, आपको पता 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हैं, नॉर्मल है। और वैसे भी अगर डिग्री भी निकालें तो मैंने आपको हैलोजन में बता ही दिया था कि कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उससे एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो तो 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री होता है तो नाम क्या होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपिल, और OH को की वजह से क्या बोल रहे हैं इसको, अल्कोहल। तो यहां भी PCl5 क्या कर देगा, OH का Cl कर देगा, क्योंकि तमाशा देखने वाले अब 3 सीधी लाइन में है, तो उधर भी ये 3 सीधी लाइन में ऐसे ही आ जाएंगे बस। ये हो गया OH की Cl, और इसकी रिएक्शन में POCl3HCl जाता ही जाता है। क्या नेम होगा भाई, फिर वही नॉर्मल प्रोपिल होगा, क्योंकि Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो 1 डिग्री है, तो नॉर्मल प्रोपिल, और Cl की वजह से क्या कह देंगे, क्लोराइड। और जब इधर OH लगा था तो क्या कह दिया था, अल्कोहल। तो कितना इजी है नेम रखना भी। तो देखिए सीधी सी बात, नो बकवास, क्या कि जितने कार्बन का अल्कोहल लेते जाएंगे PCl5 से रिएक्ट कराने पर PCl5 OH की जगह Cl कर देगा, और रिएक्शन में POCl3HCl निकलेगा ही निकलेगा। ये ट्रिक है, ये याद रखनी है, समझ लीजिए। एक तरीके से इसको याद ही रखना है कि PCl5 अगर कहीं दिखा OH को तो PCl5 OH की जगह Cl कर देगा। इधर तमाशा देखने वाले जैसे हैं उनको वैसे उधर नोट कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए अगर ये रिंग में लगे होते और फिर OH होता और PCl5 रिएक्ट कर रहा होता तो PCl5 OH की जगह Cl ही कर देता, और वो रिंग ऐसे गैसे आ जाती, जो कि जब मैं आपको हेलोएरीन पढ़ाऊंगा तो हेलोएरीन के मेथड में रिपीट होंगी बातें, इसी चैप्टर में ये बहुत बार रिपीट होने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ ये लिखाने की जिम्मेदारी आपको पता मेरी है, चैप्टर के बाद में लिखाता हूँ। तो आप इस मेथड को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और जब रिएक्शन नोट कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पादों के नाम जरूर लिखने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएंगे। और इजी कैसे पड़ेगा, देखिए ट्रिक से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। तो देखिए मेरे स्टूडेंट बड़ा इजी तरीके से लिख देते हैं, भाई नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल लिख लेंगे, उनको पता है प्रोपिल माने नॉर्मल है, तो 3 कार्बन सीधी चैन में लगाएंगे, OH लगा देंगे, बैलेंस ही कंप्लीट कर देंगे। PCl5 लिखेंगे, उनको याद आएगा कि PCl5 OH की जगह Cl कर देता है, POCl3HCl निकलता है, उधर रिएक्शन लिख देंगे। इससे बड़े कार्बन अगर आपको 4, 5, 6 कार्बन के अल्कोहल से हेलोल्केन बनाना है तो PCl5 से रिएक्ट कराते जाइए, OH की जगह Cl करते जाइए, POCl3HCl निकलता जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद रहेगा हेडिंग हमारा नंबर 2 अल्कोहल से ही, लेकिन अब बनाया था हमने PCl5, इसके बाद देखते हैं दूसरे विकर्मक से कैसे बनाते हैं। तो देखिए अल्कोहलों में ही दूसरा हेडिंग है PCl3 के द्वारा, तो अल्कोहलों से ही मेन हेडिंग है, लेकिन अब हम अल्कोहलों में अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराएंगे, और PCl3 माने बाई PCl3 में होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसे PCl5 था, 5 Cl की वजह से पेंटाक्लोराइड था, तो 3 Cl की वजह से क्या हो गया है, ट्राइक्लोराइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन रिएक्शन वही लिखा हुआ है, वही मैंने नोट किया इस साइड को, तो फिर उधर क्या होगा देखते हैं। तो अल्कोहल PCl3 है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ही होगा। तो देखिए जैसे मैंने PCl5 के लिए आपको ट्रिक बताई कि PCl5 OH की जगह Cl कर देता है, POCl3HCl निकलता है, ऐसे PCl3 के लिए ट्रिक है PCl3 OH की जगह Cl कर देता है, माने ये भी OH की जगह Cl ही करेगा, लेकिन इसके रिएक्शन में H3PO3 बाहर आता है, H3PO3, और H3PO3 का नेम होता है ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, ऑर्थोफास्फोरस एसिड इसको बोलेंगे। सब ये इंग्लिश के नेम हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, भले ही मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं, आप इंग्लिश में ही नोटिंग कीजिए, बाकी रिएक्शन तो लिखा ही ऐसे जाता है, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो। तो देखिए PCl3 की ट्रिक क्या हुई, PCl3 OH की जगह Cl कर देता है, और इसकी रिएक्शन में H3PO3 जाता है बाहर। तो ये साइड देखिए मैंने PCl3 के साथ लिख दी है, बाकी अल्कोहल तो सारे वही रहे। अब क्या होगा, इसका पहला वही मैथिल अल्कोहल पकड़ा हमने, तो PCl3 क्या करेगा, OH की जगह Cl कर देगा, वही हुआ, बस अब H3PO3 निकलता जाएगा। रही बात इसको बैलेंस करने की, यहाँ देखिए इसको बैलेंस करें तो यहाँ Cl 3 है, उधर एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ 3 कर लेंगे, और जब यहाँ 3 करेंगे ये तो ये भी 3 करने पड़ेंगे अल्काइल, बस इतना है। ये 3 है तो ये 3 कर लीजिए, और जब ये 3 CH3 है तो यहाँ 3 कर लीजिए, बैलेंस हो गई।
यहाँ PCl3 है, OH की जगह Cl कर देगा, H3PO3 निकलेगा। और तो फास्फोरस एसिड, ये 3 कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा। इसको देखिए नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल वाली, तो PCl3 OH की जगह Cl कर देगा, H3PO3 बाहर आएगा। ये Cl3 है तो यहाँ 3 करेंगे, और ये 3 है तो यहाँ भी 3 करेंगे। तो इस टाइप से देखिए कितना ईजी हो गया रिएक्शन लिखना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, PCl3 OH की जगह Cl कर देगा, इसके रिएक्शन में H3PO3 बाहर जाएगा। और ये यहाँ तो आ ही रहे हैं भाई, यहाँ तो हेलोल्केन बनाने के मेथड में आ रहे हैं। जब आप अल्कोहल पढ़ेंगे तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो हैं, ये तो अल्कोहल के रासायनिक गुण में आएंगे, तो मेरा वहां समझाने का काम कितना ईजी हो जाएगा भाई। वहां तो मुझे बस लिखना ही तो है, समझ तो आप यहाँ ही जा रहे हैं। तो बस आप हमेशा याद रखिए, PCl5OH की जगह Cl कर देता है, POCl3 से निकलता है, PCl3OH की जगह Cl कर देता है, H3PO3 निकलता है। और जब आप रिएक्शन नोट कर रहे हैं तो इसके नाम बार बार लिखिए, PCl3 का, H3PO3 का बार बार लिखिए, इनके सबके बार बार लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे। तो इस दूसरे मेथड को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अल्कोहलों से ही हेलोल्केन और कैसे बन सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं एक तीसरे मेथड है अल्कोहलों से ही, लेकिन SOCl2 द्वारा, बाय SOCl2। तो मेन हेडिंग तो वही है अल्कोहल से, लेकिन अब अल्कोहल की क्रिया हम SOCl2 से कराने वाले हैं। और SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलेंगे, नेम जरूर याद रखिए। तो देखिए फिर से वही जनरल रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, ये अल्कोहल है आपका, ये थायोनिल क्लोराइड हुआ। तो SOCl2 की ट्रिक है पूरी केमिस्ट्री में कि SOCl2 भी OH की जगह Cl ही करता है, और इसकी रिएक्शन में लेकिन SO2 और HCl बाहर जाता है, SO2 और HCl। SO2 को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। HCl आपको पता ही है क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले ही लिखा चुका हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसे देखिए PCl5 का काम OH की जगह Cl डालना, POCl3 HCl निकलता है। PCl3 का काम OH की जगह Cl डालना, H3PO3 निकलता है। ऐसे ही SOCl2 का काम होता है OH की जगह Cl कर देना, SO2 HCl इसकी रिएक्शन में बाहर जाएगा हमेशा। SOCl2 जहां भी रिएक्ट करेगा OH की जगह Cl कर देगा, SO2 HCl निकल जाएगा, ठीक है ना। इसकी अब कुछ जैसे मैथिल अल्कोहल इस टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है SOCl2, नेम आपको लिखना ही है बार बार। SOCl2OH की जगह Cl कर दिया, SO2 HCl निकल जाएगा, ये आपको पता है मैथिल क्लोराइड है। ऐसे यहाँ पर SOCl2 लिया तो OH की जगह Cl कर देगा भाई, 2 कार्बन है तो 2 के 2 कार्बन वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, इनसे क्या है, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप पे ही होना होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर SOCl2 OH की जगह Cl कर देगा, जैसे 3 कार्बन लिखे थे वैसे ही लिखे रहे, SO2 HCl निकल जाएगा, मीन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा कार्बन का अल्कोहल लेंगे तो SOCl2 तो OH की जगह Cl ही करेगा, वो ज्यादा कार्बन वैसे ही नोट हो जाएंगे, SO2 HCl निकल जाएगा। और सपोज कीजिए OH की अगर पोजीशन चेंज हो, OH अगर यहाँ कहीं बीच में लगा हो तब भी OH की जगह Cl होना, ये भी मैं क्लियर कर दूं, PCl5 में भी, PCl3 में भी, SOCl2 में भी, माने जहां भी OH लगा होगा वो तो Cl कर देगा। फिलहाल तो हम मोनो एल्केन बना रहे थे भाई, मोनो एल्केन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अगर हमने हेलोल्केन बनाने हो तो आप अल्कोहल को भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर लोगे, ठीक है ना। तो उसी डिग्री के, जिस डिग्री का अल्कोहल लोगे उसी डिग्री का आपका हेलोल्केन बनता जाएगा, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। माने अगर OH किसी भी पोजीशन पर लगा होगा SOCl2 तो उसी पोजीशन पर OH का Cl कर देगा, SO2 ऐसे निकल जाएगा, PCl5 भी PCl3 भी। तो इस प्रकार से ये भी आपका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बिल्कुल नाम के साथ एकदम, चाहे एक से ज्यादा बार नाम आ रहे हैं लेकिन आपने फिर भी लिखने ही लिखने। तो देखिए अल्कोहलों से ही अब हमने बनाना है नेक्स्ट मेथड में, लेकिन अब की बार हम HCl की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो बाय HCl। तो देखिए अब HCl से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो एरो पर आपने लेना है निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रिक ZnCl2, ये कैटलिस्ट लेना है। तो देखिए HCl और निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रिक ZnCl2 को मिलाकर बोला जाता है लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं आप लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक। जब मैं आपको अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां अल्कोहलों में अंतर करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों में अंतर करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तब ये लुकास टेस्ट किया जाता है। इस लुकास अभिकर्मक की हेल्प से उसमें अंतर किया जाता है, वो बात डिटेल में अल्कोहल में ही करेंगे। फिलहाल यहाँ HCl निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे तो फिर वही बात है, HCl भी OH की जगह Cl करेगा, क्योंकि इसका जो H है इस OH के साथ H2O बनाएगा और Cl यहाँ आएगा, तो ये H2।
अब यहाँ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HCl लिया एरो पर, फिर वही निर्जल ZnCl2 ही है, आपको तो लिखना है ये हेजन करके ऐसे कॉमा नहीं लगाना। तो OH H के साथ H2Cl आ जाएगा, तो मैथिल क्लोराइड और वाटर बन गया। ऐसे यहाँ पर HCl करेंगे तो ये HOH के साथ जाएगा, Cl आया, H2O बनेगा। यहाँ पर HCl कराएंगे, सब निर्जल ZnCl2 है, OH H के साथ Cl आ जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जब आप रिएक्शन नोट करेंगे तो ये नहीं कि मैथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल बार बार आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है। ये नहीं कि सोचेंगे ये बात बार बार आ रहा है मैंने भी लिख लिया। तो जितने भी चीज़ें बन रही हैं सबके नेम आपने बार बार लिखने हैं। इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए। तो जो हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है अल्कोहल से, तो अल्कोहलों से भी हेलोअल्केन 4 टाइप से बनता है। 4 टाइप से कैसे? PCl5 द्वारा, PCl3 द्वारा, SOCl2 द्वारा, HCl द्वारा। तो PCl5 भी OH की जगह Cl करता है, PCl3 भी, SOCl2 भी, HCl भी। उनकी रिएक्शन में क्या क्या निकलता है वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। उन ट्रिक को मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा ही। इस मेथड को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और मेथड हेलोअल्केन के जो बनाने के हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, मोनो हेलोअल्केन बनाने का जो थर्ड मेथड है वो एल्कीनों से है, फ्रॉम एल्कीन। तो ये मेथड मैंने आपको एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैंने पढ़ाया था, ये रिएक्शन वहाँ आए थे, यहाँ पर हेलोअल्केन बनाने के मेथड में आ रहे हैं। तो ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं एक्चुअल में। तो देखिए क्या पढ़ा था हमने वहाँ। आपको पता है कि एल्कीन जो है वो कम से कम 2 कार्बन की होती है, क्योंकि एल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है। तो इससे हमें 2 कार्बन का हेलोअल्केन से स्टार्ट होगा। 1 कार्बन का हेलोअल्केन एल्कीनो वाले मेथड से नहीं बन पाएगा। इसकी बैलेंसी कंप्लीट करें तो ये क्या है? एथीन, या जिसको हम कह रहे थे एथिलीन। आपने रिएक्शन HCl से कराना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड से कराना है। HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। चलिए HBr ही ले लेता हूँ, बहुत HCl का जिक्र हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो H इसको मिल जाएगा, Br इसको मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में एल्कीन वाले चैप्टर में इसको बताया है, तो वहां से इसको तैयार कर लें। बता तो मैं यहाँ भी रही हूँ वैसे, क्योंकि देखिए सिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्डेड, दोनों तरफ जो कार्बन है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो इसलिए सिमेट्रिक है। हाइड्रोजन लाइड में पार्ट अलग अलग है, एक H है एक Br है। तो यहाँ पर जो बंटवारा होगा वो किसी को भी H किसी को भी Br दे सकते हैं। और बंटवारा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन के जो रिएक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? एडिशन रिएक्शन होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। माने एल्कीनों से जो रिएक्शन कर रहा होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं, उनमें से एक पोर्शन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को और दूसरा पोर्शन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलता है ना जनरली। तो अब H और Br का बंटवारा होना है, तो यहाँ तो हम किसी को भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम कंडीशन है। तो इसको H दे देते हैं, इसको Br, तो ये CH3 और बॉन्ड सिंगल हो जाना है। ये हो गया। तो ये हेलोअल्केन बन गया। देखिए ये एथीन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है। नेम आपने खुद लिखना। अगर मैं इससे बड़ी एल्कीन की बात करूं, माने 3 कार्बन की एल्कीन, ठीक है, ये है, प्लस HBr आपने कराया। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन हैलाइड है, तो एक पार्ट H है एक Br है, तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलेगा एक दूसरे को मिलेगा। लेकिन किसको कौन मिलेगा? अब यहाँ कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ एक H है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 H है। तो इसके लिए आपको बताया था मैंने कि जब हाइड्रोजन हैलाइड अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिक माने असममित एल्कीन में जुड़ेगा, तब हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव वाला पार्ट है माने Br, वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिस पर कम H होंगे। और ये क्या था? मार्कोनिकॉफ रूल था, MR। तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। डिटेल में देखने के लिए आप एल्कीन वाला लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर मैंने एल्कीन को पढ़ाया है। एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मैंने रूल भी थ्योरी में लिखाए हैं आपको, ठीक है। और यही रिएक्शन अगर ऐसे होता, भाई इसका नाम आपको पता है क्या है? प्रोपबनीन, क्योंकि 1 2 3 तो 3 कार्बन प्रोप और 1 पर है डबल बॉन्ड, तो प्रोपबनीन। ये क्या है देखिए अब ध्यान से, Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो माने 2 डिग्री हुआ। और 2 डिग्री में क्या वर्ड आता है? आइसो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। और Br की वजह से इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। 2 डिग्री तो है तो मोनो हेलोअल्केन, क्योंकि बना तो एक ही हेलोजन है, तो एक ही हेलोजन इसमें, ठीक है ना। कभी आप कहने लगे 2 डिग्री बन गया, अभी भाई हम मोनो हेलोअल्केन बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं कि हेलोजन एक होना चाहिए। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री। तो इससे पहले जितने हम बना रहे थे अन्य मेथड जो इससे पहले पढ़े तो 1 डिग्री बन रहा था। और ऐसा नहीं है कि उसमें 2 डिग्री नहीं बन सकता था, उसमें भी 2 डिग्री बन सकता था। अगर आप अल्कोहल 2 डिग्री लेते तो PCl5 तो H की जगह Cl करके आपको 2 डिग्री हेलोअल्केन दे देता। PCl3 भी यही करता, SOCl2 भी करता, HCl भी यही करता, ठीक है ना।
और हेलोजिनेशन जब आप कर रहे थे एल्केनों का तो वहां 1 डिग्री बने थे, तो उससे 2 डिग्री हो सकता था, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। मैं बताऊंगा जब हेलोल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा उसमें आएगा। तो 1 डिग्री के हेलोल्केन से 2 डिग्री का हेलोल्केन भी बन जाता है। यहाँ पर आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल बनने से ही 2 डिग्री बन गया है, लेकिन है तो मोनो हेलोल्केन ही। अगर मैं इसी को रहने दूं, इसी एल्कीन को रहने दूं, HBr ही क्या कराऊं, लेकिन एरो पर इस बार परऑक्साइड लिख दूं। परऑक्साइड माने हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, सोडियम परऑक्साइड हो सकता है, बेरियम परऑक्साइड हो सकता है। तो जब आपका परऑक्साइड उत्प्रेरक होगा तब ये रूल MR जो है वो उल्टा हो जाता है, इसलिए उस कंडीशन में इसको AMR भी लिख देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या हो जाता है, अब जो नेगेटिव पार्ट है माने जो हेलोजन वाला पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को जाएगा जिस पर अधिकतम H होंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। तो इस पर 1 H है, इस पर 2 H है, तो Br अब इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है। क्योंकि जब चीजें जुड़ गई हैं तो बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा, क्योंकि चीजें निकलती हैं तो बॉन्ड इंक्रीज हो जाते हैं, सिंगल से डबल हो जाता है, इस टाइप से। अब डबल का सिंगल हो गया। अब ये क्या है, देखिए Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है। अब इसकी डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री में नॉर्मल वर्ड लगाएंगे, 3 ही कार्बन है तो नॉर्मल प्रोपिल, और Br है तो क्या लगाएंगे, ब्रोमाइड। ठीक है। देखिए हम HCl ज्यादा इसलिए नहीं लेते, HBr इसलिए लेते हैं, Br इसलिए लेते हैं क्योंकि Br की विद्युत ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तो ऊष्मागतिकी रूप से माने टेम्परेचर के हिसाब से ये रिएक्शन ठीक माना जाता है औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन, क्योंकि कम टेम्परेचर माना ना ज़्यादा ना कम टेम्परेचर की जरूरत होती है इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम Cl लेते हैं तो उस कंडीशन में ऊष्मागतिकी रूप से वो रिएक्शन उतना ज़्यादा ठीक नहीं है जितना HBr के साथ है, इसलिए हम HBr वाला रिएक्शन कराते हैं। अगर हम और बड़ा एल्कीन लें, 4 कार्बन का एल्कीन ले इस टाइप से, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये 2 और 1 3 और 1 4, ये 2 और 2 4, और तब हम HBr कराएं और एरो पर कोई उत्प्रेरक ना लें, सीधे ऐसे रहने दें। तो आपको पता ही है कि जो ऋणात्मक भाग है HBr का वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिस पर कम H हो। तो यहाँ 1 H है, यहाँ 2 H है, तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, CH इसको मिला Br, और ये सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नेम होने वाला है इसका, देखिए आप, Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, इधर भी, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री है तो आइसो लगाएंगे। आइसो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटिल, तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये आपको पता है कि ब्यूट 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट 1 2 में है तो 1 पर 1 इन, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता ही है इसका नेम, तो ये बना। अगर आप इसको एरो पर परऑक्साइड लिख लेते तो Br फिर आपको यहाँ मिलता अधिकतम H वाले पर, H इसको मिलता, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बनता। और अगर ये डबल बॉन्ड ही आप 2 नंबर पर लगा लेते उठाकर तो फिर दोनों तरफ CH हो जाते, किसी को भी Br किसी को भी H दे सकते थे। देखिए ऐसे बता रहा हूँ, सपोज कीजिए ये 2 ब्यूटेन करके होता, CH CH CH3, अब HBr करा रहे होते आप, तो नेगेटिव पार्ट किसको मिलता, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें, इस पर भी 1 H है, इस पर भी 1 H है, तो फिर तो ये सिमेट्रिक हुआ, सममित एल्कीन हुई, तो किसी को भी Br और किसी को भी H दे सकते थे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है मेथड। तो जो रिएक्शन मैं अभी समझा रहा था लिखा ही नहीं है, उनको आप खुद से लिख लेना, जैसे इसमें परऑक्साइड लिखकर लिख सकते हैं रिएक्शन, इसको कंप्लीट करना। तो इस टाइप से आपका ये हेलोएल्केन बन जाता है। बाकी अगर आपको डिटेल में इसको देखना हो, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम खेरस प्रभाव, खेरस इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इनको थ्योरी सहित मैंने एल्कीन वाले चैप्टर में, जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में एल्कीन वाला लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ थ्योरी भी लिखी है। ये मैंने पूरा डिटेल से ये 2 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इनका परऑक्साइड कैटलिस्ट सब रिएक्शन वहाँ लिखा रखा है। वैसे तो यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं मोनोएल्केन बनाने के चौथे मेथड की, जो कि है हैलाइडों के विनिमय द्वारा बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। ये बाइनेम रिएक्शन है, इसको हम फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन, देखिए स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिनक्लिस्टाइन अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं। तो क्या है, देखिए फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास पहले से हेलोएल्केन होगा और हेलोएल्केन से ही हम हेलोएल्केन बनाते हैं। तो हैलाइडों के विनिमय का मतलब है हैलाइडों को बदलना, अदलना बदलना, उसको विनिमय शब्द का मतलब होता है अदला बदली। तो हैलाइड पहले से लगा होगा, दूसरे हैलाइड से उसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में, सपोज कीजिए एक कार्बन का Cl लगाकर CH3Cl है आपके पास,
लेकिन ये क्लोराइड वाला है, लेकिन आपको आयोडाइड वाला चाहिए, तो है तो हेलोल्केन, लेकिन आपको हेलोल्केन आयोडाइड वाला चाहिए, तो इसके लिए आप NaI से रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस होता है एसीटोन का, एसीटोन आपको लेना होता है, तो सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, Na इस Cl को लेके उड़ेगा और I वहां छोड़ देगा, तो CH3 प्लस NaCl। तो फिनक्लेस्टाइन के लिए ध्यान रखिए NaI और एसीटोन, तो सोडियम आयोडाइड से ही रिएक्शन होना है और एसीटोन के प्रेजेंस में होना है, तो NaCl के साथ I लग जाएगा, तो ये मेथिल क्लोराइड था, नेम अगर लिखे तो। बाकी आप देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा भाई, सोडियम आयोडाइड। इधर क्या बन गया, ये मेथिल आयोडाइड, और ये क्या हुआ, सोडियम, Na को सोडियम और Cl माने क्या हुआ, क्लोराइड। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ और रिएक्शन लिखे अगर बड़े कार्बन की, मान लीजिए आपने 2 कार्बन का Cl लगाया, एथिल क्लोराइड, पहले से हेलोल्केन है, लेकिन आपको हेलोल्केन आयोडीन वाला चाहिए, तो एरो पर फिर वही लिखेंगे आप एसीटोन, तो Na क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, I वहां के लग जाएगा, CH3 CH2I प्लस NaCl। तो क्या नेम होने वाला है, एथिल क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें हैलाइड बदल रहा है, Cl I से रिप्लेस हो जा रहा है, तो इसको हम फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, हैलाइडों के विनिमय द्वारा, माने हेलोल्केन से हेलोल्केन ही बन रहा है, लेकिन पहले इसमें हेलोजन क्लोरीन है तो उसमें आयोडीन आ जा रहा है, Br होता तो भी I आ जाता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर CH3 3 कार्बन का Br ले लेते हैं, अगर हमारे पास ब्रोमीन पड़ा होगा फिर भी, लेकिन हमें चाहिए आयोडीन उसकी जगह, तो एसीटोन लिख के भाई NaBr को निकालेगा, I आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2I प्लस NaBr, इस टाइप से। ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन के नाम से बाय नेम रिएक्शन में जो संक्षिप्त टिप्पणी करके क्वेश्चन आता है, वहाँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, हेलोल्केन बनाने के 5वें मेथड की बात करते हैं। तो 5वां मेथड भी देखिए हैलाइडों के विनिमय द्वारा ही है, लेकिन इस बार आपने जो एक्सचेंज कराना है, जो हेलोजन की अदला बदली करानी है, वो किसी दूसरे विकर्मक के साथ करानी है, और वो करानी है आपने AgF के साथ। मैं AgF बोल रहा हूँ, KgF नहीं बोल रहा हूँ, कभी आपके माइंड में वो मूवी आ जाए ना बॉलीवुड की KgF, ये AgF बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये Ag क्या है, सिल्वर, और F को क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। तो इस बार सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट कराना है, कैटलिस्ट कुछ नहीं है। इस रिएक्शन का नेम हो जाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये भी बाय नेम रिएक्शन है, तो मेथड तो वही है, आपने हेलोजन की अदला बदली हो रही है हेलाइड एटम की, तो हेलाइडों के विनिमय द्वारा, लेकिन इस बार आप विनिमय जो कर रहे हैं, जो अदला बदली कर रहे हैं, वो फ्लोरीन की कर रहे हैं। पहले आयोडीन की कर रहे थे NaI की वजह, NaI के साथ, अब फ्लोरीन की कर रहे हैं AgF के साथ। तो आपने AgF को CH3Cl से जब रिएक्ट कराया, तो इस बार Ag उड़ा कर ले जाएगा Cl को और F छोड़ेगा, तो इस I की जगह कौन आके लगने वाला है, F प्लस AgCl। तो इस बार नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल, F की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। तो अगर हमें फ्लोरीन वाला हेलोल्केन चाहिए होगा तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कराया करेंगे। तो ये मेथड भी हेलोल्केन से हेलोल्केन बनाने का ही है। तो जो हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो टाइप के होंगे और हमने फ्लोरो चाहिए होगा, तो AgF करा के ये बना लेंगे। और AgCl का नेम क्या होगा, Ag को बोलते हैं आप सिल्वर और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड। देखिए Cl अगर अकेला होता है तो क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन जब वो जुड़ा होता है तो क्लोराइड बोलते हैं। ये भी कंफर्म कर दूं आपको। आपने ये लिया 2 कार्बन का, तो AgF कराया, तो AgCl को रिप्लेस करेगा, F छोड़ देगा यहाँ पर, AgCl क्या नेम हो जाएगा इसका, एथिल फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, नेम जरूर लिखना। अब अगर मान लीजिए Br भी है, उसको रिप्लेस कराना है, तो आप AgF से रिप्लेस करा सकते हैं, तो AgBr के साथ F आ जाएगा प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड। ठीक है ना। तो जब आप कॉपी पर नोट करेंगे तो नेम जरूर लिखना है बार बार, जैसे सिल्वर फ्लोराइड है तो फिर यहाँ सिल्वर फ्लोराइड लिखिए, सिल्वर फ्लोराइड लिखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड। बार बार नाम लिखने से पता भी नहीं चलता कि कब ये याद होने लग जाएंगे आपको ना, क्योंकि जब क्या होता है, जब में आते हैं तो फिर आप फॉर्मूला लिख नहीं पाओगे। तो
इस मेथड को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये भी बाय नेम रिएक्शन शॉर्ट नोट में बहुत आती है लिखने के लिए, ठीक है ना। देखिए हेलोल्केन बनाने का नंबर 6 और लास्ट मेथड वसी अम्लों के सिल्वर लवण से। आपने बहुत सुना होगा ना वसी अम्लों के सोडियम लवण से, जब हमने एल्केन बनाया था, जो पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया था वसी अम्लों का सोडियम लवण, ऐसे अब की बार लेना है वसी अम्लों का सोडियम लवण, माने जहां एन है वहां एजी करना है, बस इतना ही तो है। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का भी नेम है, इसको हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या लेना है आपने, आपको पता है कि अम्लों का लवण बनाना है तो अम्ल होता है CH3COO H होता है। तो अब आपने इस अम्ल के H को रिप्लेस करना है भाई Ag से, क्योंकि सिल्वर सॉल्ट बनाना है। तो ये हो गया सिल्वर, और CH3COO को मैंने क्या कहा था, क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो ये हो गया सिल्वर एसीटेट। अच्छा हमने 2 ही कार्बन का एसिड क्यों लिया, एक कार्बन का क्यों नहीं लिया, वो अभी पता चलेगा। आपने रिएक्शन इसमें कराना होता है Br2 के साथ, और एरो पर लेना है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बताइए आपको, जब हम ओजोनीकरण कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं, तब भी CCl4 ही कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना। ये मैथेन का जो हम 4 बार हेलोजिनेशन करा देते हैं तो मैथेन के चारों H हटकर 4 Cl आ जाते हैं, तब बनता है CCl4। तो मैंने आपको मैथेन की जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है तो उसको बनाना ही बताया था वहाँ। अब देखिए होता क्या है, जब आप सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो ये वाला CO जो लिखा है ये तो भाई CO2 बन के बाहर पहली बार में। ये वाला जो Ag है एक Br को लेके उड़ता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। बचा क्या भाई CH3, यहाँ बचा एक Br, तो मिलके बना लेंगे CH3Br। और आपको दिख भी रहा होगा CH3Br माने भाई हेलोल्केन हो गया, मैथिल ब्रोमाइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। इनके नेम आपको बताइए। अब अगर आप एक कार्बन का एसिड लेते तो उसमें जो HC होता तो CO2 बन के निकल जाता, तो यहाँ तो H ही बचता, फिर हेलोल्केन कहाँ से बनता। इसलिए कम से कम 2 कार्बन से इसको स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए इससे बड़ा बनाना है तो 3 कार्बन का भाई सोडियम वो सिल्वर सॉल्ट ले लीजिए, तो 3 कार्बन का एसिड क्या होता, CH3 CH2 C छट के Ag लगा, तो ये सिल्वर प्रोपियोनेट बोलते हैं इसको, सिल्वर प्रोपियोनेट। Br2 से आपने रिएक्ट कराना है, एरो पर CCl4, भाई ये CO2 बन के बाहर, यहां से जो ये वाला Ag है एक Br के साथ फरार, इसको छोड़ दिया इसने CH3CH2, इसको Br मिल जाएगा, क्योंकि जब सब इतना तामझाम इसका निकल गया तो CH3CH2 Br, तो एथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इस टाइप से आप एसिड के सिल्वर सॉल्ट बढ़ाते जाएंगे। Br2 से कराएंगे तो जो एसिड का CO है वो CO2 बन के निकलता रहेगा, इधर वाले एल्किल एक Br के साथ मिलकर हेलोल्केन बनाते रहेंगे, AgBr के साथ जाता रहेगा। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया इसको बोलते हैं। तो देखिए हेलोल्केन बनाने की ये जो 6 मेथड हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि और मेथड नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए हम बनाने की विधि या केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और जितनी बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं ऐसा नहीं कि उतनी ही होती हैं, और भी होती हैं, वो आगे तक ऐसे आते रहते हैं, लेकिन हम मुख्य बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज को ही पढ़ते हैं। यहाँ पर 6 जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनमें कम से कम 3 तो बाय नेम रिएक्शन अभी बिल्कुल लास्ट में आई गई है, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो ये तीनों बाय नेम रिएक्शन आप अलग से, जो मैंने कहा है कि जहां पर बाय नेम रिएक्शन ही रहे, ऐसे करके कुछ पेज पर आप लिख लीजिए, क्योंकि पहले बुर्ज रिएक्शन आ चुका है, फैकलैंड रिएक्शन आ चुका है, वो फिर से आएंगी। जब मैं आपको हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वो रिएक्शन फिर से रिपीट होंगी। तो जब भी कोई बाय नेम रिएक्शन आता है उसको आप अलग पोर्शन पर बाय नेम रिएक्शन एक साथ लिख लें, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 बाय नेम रिएक्शन पूछ ली जाती हैं, तब वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैंने आपको हेलोल्केन का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोल्केन, साथ ही उनका क्लासिफिकेशन माने हेलोल्केन का वर्गीकरण और हेलोल्केन बनाने की विधियां, ये यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। इस लेक्चर को जितना भी है जो आपको समझ आया है सब कुछ आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाइए, समझते जाइए। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे मालूम करते रहिए। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बार बार कहता हूँ कि जब आप रिएक्शन नोट करते हैं तो आपको रिएक्शन में जो नेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो बार बार लिखने हैं, एक से ज़्यादा बार अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिपीट होते हैं तो आपने बार बार नाम लिखने हैं,
क्योंकि लिखने से ही आपको नाम याद होने वाले हैं। याद करने का तरीका रिएक्शन का मैंने यही बताया है कि आपको हेडिंग नहीं रट्टा लगाने, हेडिंग कॉपी से देख कर लिखिए रिवीजन करते टाइम, रिएक्शन खुद लिख कर देखिए, क्योंकि जो हेडिंग है वो आपको क्वेश्चन में देगा व्हाट हैपन व्हेन में। जैसे इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में होता है, तो आपको एक साइड तो वो दे ही देता है, भाई सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन लिख लेंगे और फिर आपको मेरी ट्रिक ध्यान आ जाएगी, CO2 निकलेगा AgBr के साथ और Br लग जाएगा। या वो कह दे एथिल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होता है, तो एथिल अल्कोहल माने एथ माने 2 कार्बन, OH लगा के वैलेंसी पूरी करो, PCl5 OH की जगह Cl कर देता है, POCl3 से निकलता है। तो इस टाइप से पढ़ने का मेथड भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये समझते जाइए, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाइए। साथ ही में कुछ नए स्टूडेंट, जो नए व्यूअर हैं, जो इस चैनल को इसी लेक्चर में देख रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में इससे ऑर्गेनिक जहाँ मैंने स्टार्ट कराया है वो पहले लेक्चर आप जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में बीच में से आप समझ नहीं आता, स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक समझ में आता है। तो ये मेरा आपसे कहना रहेगा। साथ ही जब इस चैप्टर का नया लेक्चर आएगा उसमें हम हेलोएल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण और यूजेस, हेलोएल्केन के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो 3 टॉपिक आएंगे हेलोएल्केन से रिलेटेड, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। ठीक है, तो तब तक जब तक नया आपके लिए लेक्चर आता है आप इस लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, नोट कर लीजिए कॉपी पर। मिलते हैं हेलोएल्केन के नए लेक्चर में।